हाय फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं ज्योग्राफी के 100 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आई हूँ, तो उसको मैं चलिए सॉल्व करती हूँ। और उससे पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको बताना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही शॉर्ट में, कि थोड़ा बहुत समझने में आसानी हो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें थोड़ी बहुत रेखाओं का ज्ञान तो होना चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जानेंगे। ये क्या है? ग्लोब, यानी ये हमारी पूरी पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पे एक हम अगर बीच से एक रेखा खींच दिए, जिसको हम बोलते हैं विषुवत, या फिर हम बोलते हैं इक्वेटर, या हम बोलते हैं भूमध्य, या हम बोलते हैं इसे काल्पनिक रेखा। ठीक है, कितनी होती है ये होगी 0 डिग्री। ठीक है, हमने क्या किया, इस पृथ्वी को हमने 2 भागों में बांट दिया। एक रेखा खींची हमने जिसको हम बोलते हैं विषुवत, इक्वेटर, या भूमध्य रेखा, या काल्पनिक रेखा। ठीक है, इस रेखा ने 2 भागों में बांट दिया। इसके ऊपर जो ये पार्ट देख रहे हो, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और इधर हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर, जिसे हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब बात आती है इसकी पोल की। इस पोल पे ये क्या है? 90 डिग्री, और यहाँ भी क्या है? दक्षिणी, ये है नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल। ठीक है, ये भी होगा 90 डिग्री। आपको पता है एक जो पूरा सर्कल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री का। कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। अभी हम बात कर रहे हैं इस रेखा की। ये रेखा कैसी है? हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे रेखा खींच दूं, तो आपको ये समझ में आ रहा है, अगर मैंने यहाँ पे 90 लिखा, यानी कि अगर ऐसी ही रेखाएं मैं यहाँ पे बना दूं, खींच दूं, तो ये टोटल कितनी होंगी? 90 होंगी। टोटल 90 है। यहाँ भी सेम अगर मैं ऐसे ही रेखाएं खींच दूं, तो ये कितनी होंगी? 90। ठीक है, 90 होंगी। तो 90 प्लस 90 कितना होता है? 180। ठीक है, और अभी हमने इसे काउंट नहीं किया है, ये जो इक्वेटर है इसे हमने काउंट नहीं किया है। प्लस में 1, तो कितनी हो गई? 181। इसको हम हिंदी में, ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड, लेटी हुई रेखाएं। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो आप करोगे 90 प्लस में 90 और प्लस 1, तो 90 प्लस 90 90 प्लस 90 प्लस 1 181 अक्षांश रेखाएं। समझ में आया? अगली बात मैं बताती हूँ, इसको मैं इरेज करती हूँ। अब आते हैं, इसने क्या किया? 0 डिग्री इक्वेटर ने क्या किया कि इसने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा, वो भी क्या? उत्तर और दक्षिण। ठीक है, उत्तर और दक्षिण में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब अगली बात पे हम लोग आते हैं। फिर से हमने एक ग्लोब बनाया, ये पृथ्वी ही है। अब वहां पे हमने क्या किया था? एक लेटी हुई रेखा खींचा था, जिसको मैंने बोला था इक्वेटर है, जिसने पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट दिया था। अब ऊपर से नीचे, यानी नॉर्थ टू साउथ में एक उत्तर से दक्षिण एक रेखा खींच रहे हूँ, ये भी 0 डिग्री है। इसने क्या किया है? इधर हो गया पश्चिमी गोलार्ध और इधर हो गया पूर्वी गोलार्ध। इसने क्या किया? पूरब और पश्चिम में। उसने क्या किया था? इक्वेटर ने उत्तर और दक्षिण में बांट दिया था। इसने क्या किया? पूरब और पश्चिम में बांट दिया। किसे? पृथ्वी को। ये बात समझ में आई? ये बताने का मकसद क्या है, अभी मैं अपने बात पे आऊंगी, फिलहाल आप इसे जानिए। उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली रेखा है ये, उत्तर से दक्षिण। ये क्या है? ये जो रेखाएं आप देख रहे हो, ये कितनी होती हैं? ये होती हैं 360। कितनी होंगी? 360। ठीक है, अब बात सुनिए, ये उत्तर से दक्षिण आ रही है ये रेखा, वहां पे क्या थी? पश्चिम से पूरब जा रही थी, यहाँ से उत्तर से दक्षिण आ रही है। और ध्यान से सुनिए, यहाँ पे अगर मैं एक और रेखा, एक मिनट में कलर दूसरा ले लेती हूँ ताकि आसानी हो।
यहाँ पे एक और रेखा मैंने, ये रेड कलर आप देख पा रहे हो, ये इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री। और यहाँ पे एक और रेखा अगर मैंने खींच दी, ये रही, तो ये 23.5 डिग्री है नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री है साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा, और अंग्रेजी में बोलते हैं हम इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ध्यान से सुनिएगा बात, हम भारत के बारे में ही पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो ये जो रेखा है इसने उत्तर से दक्षिण आ रही है, इसने पूरब पश्चिम में बांट दिया पृथ्वी को, और जो उधर ये जो इक्वेटर था इसने उत्तर और दक्षिण में बांट दिया था। इतनी बात समझते हैं। हम बात करते हैं भारत की। यहाँ पे एक और यहीं पे लिखती हूँ, ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है। मैंने बोला इक्वेटर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है, उत्तर और दक्षिण में। यहाँ पे भारत क्यों बनाया है? कहने का तात्पर्य यह है कि भारत को 2 भागों में कौन बांट रहा है? कर्क रेखा बांट रही है, समझ में आया? और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है ये कर्क रेखा। कितने? 8 राज्यों से गुजरती है, समझ में आया? भारत को 2 भागों में बांटती है कौन? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि भारत को 2 भागों में बांट देती है। कर्क रेखा के ऊपर के भाग को हम बोलते हैं नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत, और उसके नीचे क्या बोलते हैं? दक्षिण, यानी कि साउथ इंडिया। इतनी बात समझ में? 8 राज्यों से कौन कौन है आपको मैं यहीं पे बता देती हूँ। सबसे पहले आएगा गुजरात, फिर राजस्थान, फिर आएगा मध्य प्रदेश, फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर आएगा झारखंड, फिर आएगा पश्चिम बंगाल, फिर आएगा त्रिपुरा, और फिर आएगा मिजोरम, ठीक है। ये बात समझ में आई? 8 राज्यों से गुजरती है। तो भारत के बारे में अगर हम बात करें तो पूर्वी गोलार्ध में है, पहली बात, और उत्तरी अक्षांश पर है। किधर है? पूरी तरीके से उत्तरी अक्षांश पर है और पूर्वी गोलार्ध में। बात समझ में आई? अब बात आती है कि कितने अक्षांश पे लाई करता है और कितने गोलार्ध पे, ये बात आती है। तो इसको मैं इरेज करती हूँ, फिर से बताती हूँ आपको। इतनी चीजें समझ में आ गई ना, तो आपको समझने के लिए है कौन सा यहाँ पे चलो, इतना समझने के लिए काफी है। ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश आप देख रहे हो, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये अक्षांश पे है। अब बात करते हैं पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत है, तो यहाँ पे लीजिए, यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, जिसे हम बोलते हैं देशांतर या गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। तो ये हमारा भारत इतने पे लाई करता है, समझ में? हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी अक्षांश पर है, समझ में आया? 0 डिग्री जो उत्तर से दक्षिण रेखा आती है वो पूरा पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में पृथ्वी को बांट देती है, और जो जिसे हम लॉन्जिट्यूड बोलते हैं, और जो 0 डिग्री इक्वेटर है वो हॉरिजॉन्टल होती है, वो वहां पे वर्टिकल थी, नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे क्या है? लेटी हुई रेखाएं हैं, जिसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं, जिसे हम अक्षांश बोलते हैं। ये क्या करती है? 0 डिग्री अक्षांश सबसे बड़ी रेखा है ये, जिसे हम भूमध्य रेखा, इक्वेटर भी बोलते हैं, और विषुवत रेखा या काल्पनिक रेखा भी बोलते हैं। ये क्या करती है? पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 181 है, 90 प्लस में 90 और प्लस में 1, जो कि हमारा इक्वेटर होता है, समझ में आया? टोटल 181 है। तो ये हमें बेसिक कम से कम पता होना चाहिए, रेखाओं का ज्ञान होना चाहिए भूगोल पढ़ने से पहले। इतनी बात समझ में आप लोग को आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और इधर क्या है? इंडियन ओशन है, ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, द लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन, लक्षद्वीप समूह स्थित है, ठीक है। तो लक्षद्वीप समूह जो है वो स्थित है अरेबियन सी में, अरब सागर में है, ठीक है। कहां पर है? अरब सागर में। लक्षद्वीप का भी सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोथ, एंड्रोथ द्वीप, ठीक है। अंडमान और दूसरा द्वीप हमारे पास कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार। आपको पता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को क्या करता है? अलग करता है, अलग करता है। अगर मैं यहाँ अंडमान लिख दूं, यहाँ पे निकोबार लिख दूं, अंडमान और निकोबार की बात करूं तो अंडमान निकोबार का जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर, और उससे क्वेश्चन आता है कि वो कहाँ पर है, तो वो दक्षिणी अंडमान पर है। कहाँ पे है? दक्षिणी अंडमान पर है। और अंडमान और निकोबार का सबसे बड़ा कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार है, ये आप याद रखिएगा। लक्षद्वीप का कौन सा है? एंड्रोथ है, ठीक है। अगली बात मैं बात करते हैं हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर में सुंदरगढ़ है, ठीक है, ओके। और पश्चिमी प्रशांत में है मेरियाना, जो कि 11,022 है। कितना? 11,022 है मेरियाना। मेरियाना कहाँ पे है? पश्चिमी प्रशांत, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसका आंसर क्या होगा? अरब सागर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में है? अभी आपको मैंने इंडिया का मैप ऐसे ही रफली बना दिया था, ठीक है। तो ये रहा। अब ये क्या कह रहा है? अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान निकोबार इधर है, इधर है अंडमान निकोबार, यही है ना। तो ये कह रहा है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड के ईस्ट में, मतलब कि पूर्व में। तो ये अंडमान अगर है तो इसका पूर्व इधर होगा ना, और ये होगा पश्चिम। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आपको अगर मैप का ज्ञान है तो आप कर पाओगे। इन दोनों में से आपको शक होगा। श्रीलंका तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता, श्रीलंका को तो पहले से ही हटा दो क्योंकि ये पश्चिम में हो गया। तो ये होगा इंडोनेशिया। समझ में आया? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागा पहाड़ियां भारत और किसके बीच वाटरशेड बनाती हैं? अब नागा पहाड़ियों की बात करते हैं। भारत में जो आप ये देख पा रहे हो, अगर मैं बार बार मैप बना रही हूं, मेरा बनाने का मकसद यही है कि आपको थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है। ये देखिए, ये इंडिया है। तो ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट। ये आपको क्या दिख रहा है? नॉर्थ ईस्ट। इसमें कौन है? 7 सिस्टर्स है। आपको पता है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है ना। तो ये क्या कह रहा है कि भाई नागा पहाड़ियां भारत और किसके बीच वाटरशेड बनाती है? जाहिर सी बात है, चाइना तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता। भूटान को हटा दीजिए, भूटान यहाँ पे है, इधर, ठीक है। तो बचा बांग्लादेश, बांग्लादेश यहाँ पे है, ये हो ही नहीं सकता। बचा कौन? म्यांमार, म्यांमार, ये रहा म्यांमार। आपको बता दो म्यांमार में कौन सा पहाड़ी है? अराकान योमा। कौन सा है? अराकान योमा, ठीक है, जिसे हम रखाइन हिल्स भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार, जिसको हम पहले क्या बोलते थे? बर्मा। क्या बोलते थे? बर्मा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी, ये बोल रहा है रिफ्ट वैली, ठीक है। रिफ्ट वैली यानी बीच में कोई माउंटेन होगा, बीच में माउंटेन होगा। तो अगर मैं ऐसे यहाँ की बात करती हूँ, ठीक है, इधर ये है सतपुड़ा। क्या है? सतपुड़ा। सतपुड़ा के ऊपर में आती है नर्मदा, जो कि अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, और नीचे आती है जो बैतूल से आती है तापी, ठीक है। और बीच में क्या है? बीच में है आपका सतपुड़ा रेंज। तो इसमें आपको तापी तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है नर्मदा। तो आंसर इज नर्मदा। समझ में आया? आइए कावेरी के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अच्छा, ये नर्मदा और तापी, ना केवल नर्मदा और तापी, कुछ नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ आती है, अधिकतर नदियां पूरब की तरफ जाती हैं, है ना। बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती हैं।
बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि कुछ नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर आती हैं और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। ध्यान से सुनिए कैसे। एक तो है साबरमती, एक्सक्यूज मी, साबरमती, फिर आती है माही। माही राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, इंपॉर्टेंट। नर्मदा एंड तापी, इन नदियों का नाम याद होना चाहिए, ठीक है, जिसे आपने देखा भी होगा, समानता, ये ट्रिक है, समानता, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ठीक है। ये पश्चिम की ओर जाती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, तो इसमें हो जाएगा आंसर इज नर्मदा। कावेरी की बात करूं तो कावेरी, नर्मदा का ओरिजिन कहां से होता है? अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक किसका हाईएस्ट पीक है? मैकाल का। किसका है? मैकाल का, याद रखिएगा, ठीक है। आपको बता दूं मैकाल, या ये जो सतपुड़ा है ना, इसका पश्चिम से पूरब की ओर जो है, तो यहाँ पे है राजपीपला, पश्चिम में राजपीपला, मध्य में है महादेव एंड फिर है मैकाल। तो मैकाल का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? अमरकंटक, और महादेव का कौन सा है? धूपगढ़ चोटी। ये याद रखिएगा, समझ में आया। कावेरी की बात करूं तो कावेरी निकलती है पश्चिमी घाट में है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी से निकलती है और पूर्व की ओर जाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। कोसी रिवर नेपाल हिमालय से निकलती है और आपको पता है इसे बिहार का शोक भी बोला जाता है और अपने मार्ग को बदलने के लिए विश्व विख्यात है, ठीक है। गोदावरी की बात करूं तो ये महाराष्ट्र में त्र्यंबक पहाड़ी है, वहां से इसका ओरिजिन होता है गोदावरी का, और इसे साउथ में बोलते हैं वृद्धगंगा, ठीक है, बूढ़ी गंगा बोलते हैं। त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है गोदावरी, और गोदावरी पे आप लोग को बता दूं यस, महाराष्ट्र में वो लगता है, कुंभ लगता है, ठीक है। शिप्रा, उज्जैन एंड प्रयाग यहाँ पे इलाहाबाद, और हरिद्वार में गंगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तिब्बती नदी सांगपो किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? बहुत आसान सा है, आ जाइए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। आपको बता दूं बहुत ही तीखा मोड़ लेती है, ये रहा मानसरोवर निकलती है और यहाँ से यूं टर्न मोड़ लेती है, ठीक है, और यहाँ पे से लोहित और दिहंग नदियां आके मिलती हैं, फिर उसके बाद असम में जाती है, गुम्फित जलमार्ग बनाती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। सांगपो रिवर यानी कि ये ब्रह्मपुत्रा की बात कर रहा है, समझ में आया। चलिए असम की अगर मैं बात करूं, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी तो मैंने बताया ईटानगर है। असम की बात करूं दिसपुर, ठीक है, और मणिपुर में लोकटक लेक है, डांसिंग डियर यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। नागालैंड नटंकी नेशनल पार्क, ठीक है। एक्सक्यूज मी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस राज्य में है? जोग, इसे हम बोलते हैं, ये कर्नाटका में है। रिवर भी बताती हूँ, शरावती रिवर पर है, ठीक है, शरावती रिवर पे है जोग जलप्रपात। इसे बोलते हैं, महात्मा गांधी भी बोलते हैं, यस, महात्मा गांधी भी बोलते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। इसका नृत्य जो सबसे फेमस है वो है यक्षगान। तमिलनाडु की बात करूं, राजधानी है चेन्नई। इसका नृत्य है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है। केरला का है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, और कौन सा है? कथकली, कथकली, ठीक है। राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। शरावती रिवर कर्नाटका। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल की शोक नदी के रूप में जाना जाता है? बंगाल की शोक की बात कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कोसी रिवर, कोसी रिवर को बोलते हैं बिहार का शोक। बंगाल का शोक है दामोदर, ठीक है, दामोदर। अभी फिलहाल नहीं है, इस पे बहुत सारे डैम बनाए गए हैं। आप लोग मुझे बताओगे कौन कौन से डैम इस पे बनाए गए थे जरूर, और कितने डैम बने थे जरूर बताना, ठीक है। और डीवीसी क्या है शॉर्ट में बता रही हूँ, ये भी बताओगे।
ठीक है। हुगली की अगर हम बात करते तो इसका आंसर तो होगा दामोदर। ठीक है, दामोदर किसकी सहायक है? हुगली की सहायक है। हुगली के बारे में मैं बताती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार में पढ़ेंगे। मान लिया ये हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में उत्तरकाशी, आपको पता है उत्तरकाशी के नाम से ही जाना जाता था। तो उत्तरकाशी में गोमुख से एक रिवर निकलती है जिसका नाम होता है भागीरथी। क्या नाम होता है? भागीरथी। ठीक है, इस भागीरथी से जब देवप्रयाग में आके अलकनंदा मिलती है, अलकनंदा, तो अलकनंदा प्लस भागीरथी देवप्रयाग में मिलते, तब इसका नाम पड़ता है गंगा। ये रिवर आपको पता है हरिद्वार, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार, ऐसे होते हुए जब ये बंगाल पहुंचती है ना, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। बंगाल में 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक जो मेन रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में जाएगी, लेकिन एक साउथ की तरफ मुड़ती है जिसको नाम दे देते, 2 धाराओं में वितरित होते हैं। मेन रिवर यानी भागीरथी चली जाती है, और नीचे जो मुड़ती है उसको बोलते हैं हुगली। हुगली पर ही कोलकाता बसा हुआ है, समझ में आया? और हुगली से ही दामोदर रिवर आकर मिल जाती है। समझ में आया? तो ये रही हुगली रिवर। समझ में आया हुगली कहां से आई? हुगली पर कौन है? अभी बताया मैंने, कोलकाता बेस है। आ जाइए घाघरा रिवर किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। कोसी भी गंगा की सहायक है। आपको बता दूं कोसी कहां से निकलती है? नेपाल, हिमालय से निकलती है, और अपने रास्ते को ही अवरुद्ध कर लेती है अपने द्वारा। जो गाद वगैरह लाए जाते हैं, जो कंकड़ पत्थर लाके अपने ही रास्ते को अवरुद्ध करती है, और अपने मार्ग को बदलने के लिए बहुत ही विख्यात है। समझ में आया? इसका आंसर होगा सुर ऑफ बंगाल। कौन है? दामोदर। अगली क्वेश्चन है हमारा, भारत में दूसरा सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? भारत में दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है गोदावरी। ठीक है, आप लोग मुझे बताओगे पहला कौन सा है? फिर बहुत आसान है, हो सकता है पता हो, दिमाग में आ गया हो, लेकिन फिर भी बताओगे पहला कौन सा है? मुझे आंसर चाहिए इसका, पहला कौन? चलिए, गोदावरी की बात करूं तो गोदावरी निकलती है त्र्यंबक से, महाराष्ट्र में। कितना है ये? 1465 किलोमीटर। ठीक है, 1465, दक्षिण भारत की सबसे लंबी है। आ जाइए कावेरी पे, ब्रह्मगिरी से निकलती है। नर्मदा की बात करूं, अमरकंटका से निकलती है। और कृष्णा की बात करूं, कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से, विजयवाड़ा में अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, यस, विजयवाड़ा में बनाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सांबर झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर के सबसे नजदीक है? आ जाइए, जयपुर। आंसर इज जयपुर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जम्मू और कश्मीर राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है झेलम। चलिए झेलम के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। झेलम वेरीनाग से इसका ओरिजिन होता है। अगर मैं बोलूं ये मानसरोवर से निकल रही है, क्या नाम है, मानसरोवर से कौन निकल रही है? सिंधु रिवर कहाँ जाती है? जम्मू कश्मीर में जाती है, और गिलगिट में महान हिमालय को काट के गिलगिट नामक वो बनाती है, क्या कहते हैं, गॉर्ज का निर्माण करती है। और इससे इसकी जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं? झेलम, पहली झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। एक तो क्वेश्चन आता है कि सिंधु की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो भारत से नहीं निकलती है? तो हो गई सतलज। ये भी राकसताल से निकलती है, मानसरोवर। ठीक है, कैलाश के पास। तो ये सतलज हो गई, कहां से निकलती है? राकसताल से। ये सतलज रिवर ही इन सारी नदियों का जल पहले अपने में इकट्ठा करती है, और ये फिर जाके पाकिस्तान में मिठानकोट में किससे मिल जाती है? सिंधु से मिलती है। पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन आता है कौन सी नदी है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है एकमात्र? तो वो हो गई झेलम वेरीनाग से। 3 नदियां निकलती हैं इकट्ठा हिमाचल प्रदेश से। चेनाब निकलती है बारालाचा, रावी निकलती है रोहतांग दर्रा, और व्यास निकलती है व्यास कुंड से। ये तीनों हिमाचल से निकलती हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो पाकिस्तान नहीं जाती है? व्यास नहीं जाती है। ये पंजाब में कपूरथला है, वहां पर सतलज में मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारी नदियां, जैसे आपको बताया था, यमुना क्या करती है? यमुना इसका क्या नाम है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन का पानी क्या करती है? इकट्ठा करती है, फिर जाके मिलती है यमुना संगम में। किससे मिलती है? गंगा से। वही हाल इसका भी है, सिंधु से मिठानकोट में जाकर सतलज मिलती है। ठीक है,
तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। झेलम नदी जो है वो वेरीनाग से निकलती है, सिंधु मानसरोवर से निकलती है, चेनाब में निकलती है रोहतांग दर्रे से, सॉरी बारालाचा दर्रे से। और नुब्रा रिवर की बात करूं, नुब्रा श्योक, श्योक किसकी सहायक है? श्योक सहायक है सिंधु की और नुब्रा श्योक की सहायक है। समझ में आया? तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। जम्मू और कश्मीर राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है झेलम, जो कि वेरीनाग से निकलती है। ये बात आपको समझ जानी चाहिए। चलिए, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों का पंजाब, आब मतलब होता है पानी, तो आ जाइए, हो गया पंजाब। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है नर्मदा रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटका। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ पे है? आ जाइए मध्य प्रदेश। अरे भैया सतपुड़ा रेंज बताया ना, सबसे पश्चिम में है राजपीपला, फिर है महादेव और फिर क्या है? मैकाल। ठीक है, तो अमरकंटक ये है मध्य प्रदेश। आंसर इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में नमक की झीलों की संख्या सबसे अधिक है? राजस्थान में। और आप लोग देखोगे कि कौन कौन सी झीलें यहाँ पे हैं। ठीक है, कौन कौन सी झीलें हैं? सॉल्ट लेक। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? निम्नलिखित में कौन सी लंबी है? ये नहीं पूछा भारत की सबसे लंबी, तो निम्नलिखित में आती है गोदावरी 1465। अगर यहाँ यमुना भी दिया होता ना तब भी गोदावरी होती। क्यों? क्योंकि यमुना है 1365, कहीं कहीं किताबों में दिया रहता है 1385। समझ में आया? तो गोदावरी होगी। गोदावरी कहाँ से निकलती है? फिर से मैं रिपीट करती हूँ, त्र्यंबक से निकलती है, महाराष्ट्र कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से, और महानदी उड़ीसा, और नर्मदा इस अमरकंटका मध्य प्रदेश। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नहीं है, सोन है। क्यों? क्योंकि ये पटना में, अमरकंटक से ये भी निकलती है, पटना में मिलती है। किससे? गंगा से पटना में मिलन होता है। गोमती फुलहर से निकलती है, आपको पता है, पीलीभीत। चंबल नदी प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। ठीक है, जनापाव पहाड़ी से। इंद्रावती रिवर जो है ये गंगा की सहायक नहीं है। ठीक है, इंद्रावती रिवर किसकी सहायक है? चलिए आप लोग बताइएगा, मुझे भी तो कुछ आप लोगों से जानना चाहिए ना। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त है? कपास मतलब उसको बोलेंगे कपासी मिट्टी, रेगुर सॉइल, सुना होगा। आ जाइए, आंसर इतना तो आसान है, रेगुर, जिसे हम बोलते हैं कपासी मिट्टी। स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी का कुछ भाग। ठीक है, यहाँ सर ये मिट्टी पाई जाती है। भारत में 43% सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर करता है? जलोढ़। ठीक है, आप लोग मुझे बताओगे रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है? लाल क्यों होती है? लौह की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। समझ में आया? तो देखिएगा आप, ये मुझे बताइएगा कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेटेराइट मिट्टी किस जलवायु परिस्थितियों में विकसित होगी? लेटेराइट, इसमें सिलिका का निश्चालन हो जाता है, ऊपरी परत बिल्कुल ही गायब रहता है। हैवी रेनफॉल जहां बहुत ज्यादा बारिश होगी, हैवी रेनफॉल जहां बहुत ज्यादा बारिश होगी। तो आंसर क्या होगा? नम उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, तो लेटेराइट मिट्टी, इसमें काजू की खेती बहुत अच्छी होती है। ठीक है, कॉफी, कहवा, ये सब इसमें होता है। लेटेराइट जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होगी। देखिए, मिट्टी के बारे में अगर आपको जानना है, अगर आपको नॉलेज है कि कहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, कहाँ सूखा पड़ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा एक मैप का आइडिया जरूर बनाइए। ठीक है, नम उष्ण कटिबंधीय जलवायु वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाई जाती है। ठीक है, गर्म और शुष्क कहाँ पाई जाएगी? वेस्ट इंडिया। अच्छा, राजस्थान को ले लीजिए, यहाँ पे शुष्क जलवायु है कि नहीं? गर्म और शुष्क है? आप लोग मुझे बताना कि क्या राजस्थान में जलवायु पाई जाती है या नहीं, जरूर बताना। ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु, इसमें सिट्रस फल बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, सिट्रस फल। शीत में यहाँ बारिश होती है, शीत में वर्षा होगी, और ग्रीष्म ऋतु क्या होगी? शुष्क। ग्रीष्म क्या होती है?
शुष्क होती है। यहाँ पे क्या, अंगूर, संतरा एक्सेट्रा, मतलब कि रसदार फल पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु। आप देख लो कैलिफोर्निया वाला एरिया वगैरह जो है, ठीक है, वहां पे ये जलवायु पाई जाती है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, हॉट एंड ड्राई आप लोग मुझे बताओगे क्या ये राजस्थान में ये जलवायु है या नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए, पीट मिट्टी पाई जाती है। पीट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पीट, तो ये पाई जाती है केरला में। केरला के बारे में और कुछ जान जाते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ आता है दक्षिण पश्चिम मॉनसून, सबसे पहले कहाँ आता है? केरला में आता है। कब आता है? 1 जून को। ठीक है, जैसे ही वेस्टर्न घाट से मतलब वो टकराता है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक शाखा उसकी होती है अरेबियन शाखा, एक होती है बे ऑफ बंगाल की शाखा। बे ऑफ बंगाल की शाखा सीधा निकल जाती है असम के सुरमा घाटी में, बारिश करती है। वो कोरोमंडल से बिल्कुल भी टच नहीं करती, इसीलिए जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है उससे तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। तब कब होती है? ठंडियों में नॉर्थ ईस्ट मानसून से वहां पे बारिश होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पीट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? केरला में। कश्मीर में कौन सी पाई जाएगी? अरे यार, हिली एरिया, पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी, समझ में आया? गुजरात में आपको पता है काली मिट्टी पाई जाती है। असम में कैसी मिट्टी पाई जाएगी? आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, चलो, साल एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। साल कैसा है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट आंसर। ठीक है, यानी ये क्या करते हैं, जब शुष्क मौसम होता है तो अपने पत्ते झाड़ देते हैं। ठीक है, पत्ते इनके सारे अपने गिरा देते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? जैसे इसमें कैक्टस आ जाएगा, कैक्टस आता है। कांटेदार जो वृक्ष होते हैं या बोलो बबूल वगैरह आता है, तो इनकी जड़ें ना नीचे तक गई होती है। इनकी जड़ें बहुत ही पानी की खोज में नीचे तक, धरती के नीचे तक एकदम बिल्कुल चली जाती है पानी के खोज में। ठीक है, तो कांटेदार जंगल ये होंगे। अल्पाइन कहाँ पाया जाएगा? टॉप पर। ठीक है, हिली एरिया में। यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर कम। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाएंगे? रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल की बात कर रहा है, रेन फॉरेस्ट जहाँ पे बारिश होगी, है ना, वहीं तो पाए जाएंगे। चलिए अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में। भारत के सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक वन है, वाणिज्यिक वन है, कौन से हैं वाणिज्यिक वन सबसे महत्वपूर्ण? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल डेसिडस। ओके, शंकुधारी कहाँ पाए जाएंगे? टॉप पर, जो हिली एरिया होगा वहां पर पाए जाएंगे। एवरग्रीन कहाँ पाए जाएंगे? वहां पे रेन भी होगी हमेशा, और ये अपनी पत्तियों को हमेशा नहीं गिराते हैं, समझ में आए? उस पर्णपाती क्या होंगे? वो शुष्क मौसम में क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। शंकुधारी ऊंचाइयों पे पाए जाते हैं, जैसे हिमाचल हो गया, उत्तराखंड वगैरह हो गया। मैंग्रोव आपको पता है कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ सब मैंग्रोव पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सॉल्टी जो पानी होगा, मतलब नमकीन पानी होगा, उसमें पाए जाते हैं। इनकी जड़ें बाहर निकली हुई होती हैं, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए, नम पहाड़ी वन पाए जाते हैं। नम पहाड़ी वन पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ से आया? नीलगिरी यहाँ से आया, ये देखिए, ये रहा पश्चिमी घाट और ये रहा पूर्वी घाट। पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन हो जाता है साउथ में, तो एक ना नॉट यानी एक घाट का निर्माण होता है, उस घाट को हम बोलते हैं नीलगिरी। नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है गिरी का बेटा डोडा बेटा। और साउथ का, दक्षिण का सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नीचे इसके जस्ट आता है अन्नामलाई। अन्नामलाई पे है अनाईमुडी, तो अन्नामलाई पे अनाईमुडी। तो दक्षिण भारत का हाईएस्ट पीक अगर पूछे तो अनाईमुडी, और सेकंड पूछे तो डोडा बेटा। अगर पूछे नीलगिरी का हाईएस्ट पीक तो आप लोग बोलोगे डोडा बेटा। और सबसे दक्षिणतम कौन सी है? इलामलयान, इलायची या कार्डमम पहाड़ियां, जो कि दक्षिण में है। तो नीलगिरी कहाँ से हुआ? साउथ, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं, घाट का निर्माण करते हैं, उसको हम बोलते हैं नीलगिरी। और नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है
डोडा बेटा। आते हैं अरावली। अरावली आपको पता है इसका गुरु शिखर है, आबू में है गुरु शिखर 1722। महादेव हिल्स अभी मैंने बताया था, महादेव हिल्स की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, धूपगढ़ चोटी, ठीक है। और सतपुड़ा, सतपुड़ा पे ही है ये महादेव, राजपीपला एंड मैकाल, ठीक है। सतपुड़ा के नॉर्थ में नर्मदा और सतपुड़ा के साउथ में तापी, दोनों नदियां बहती हैं रिफ्ट वैली से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा की प्रकृति है। शीतकालीन वर्षा की प्रकृति कैसी है? चक्रवाती है। आपको मैं बता दूं चक्रवात, चक्रवात बहुत ही शॉर्ट में जानते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। चक्रवात का जो केंद्र होगा वो लो प्रेशर जोन होगा, लो प्रेशर होगा, और केंद्र को ही आंख बोलते हैं। और चक्रवात में होता क्या है, साइक्लोन में होता क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के अनुकूल यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होंगी? एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होंगी? क्लॉकवाइज, एंटी एंड क्लॉकवाइज। इतना आपको याद रखना है। और प्रति चक्रवात एक होता है, यहाँ पे क्या होगा? हाई टू लो प्रेशर, यही होगा। हवाएं किधर होंगी? हाई टू लो प्रेशर। और उत्तरी गोलार्ध में जब आएंगी तो एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज वो क्या करेंगी? मूव करेंगी। एंटी क्लॉक में क्या होगा? इसी का उल्टा कर लीजिए, लो टू हाई जाएंगी पहली बात, और उत्तर में वो क्या होंगी? क्लॉकवाइज, और दक्षिण में एंटी क्लॉकवाइज। इतनी बात आपको जाननी है, इससे ज्यादा फिलहाल अभी तो नहीं जानना है, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, यहाँ बहुत ज्यादा नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा की प्रकृति होती है चक्रवाती। आपको पता है चक्रवात को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से, जैसे हमारे इंडिया में चक्रवात बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं। आप जब जाओगे अमेरिका तो वहां पे टॉर्नेडो बोलते हैं, जो वाटर बॉडीज है, मतलब कैरिबियन वगैरह। लेकिन वही टॉर्नेडो जब ऊपर लैंड मास की तरफ जाता है तो उसे टॉर्नेडो एली बोलते हैं, ठीक है। और जापान में बोलते हैं टाइफून, ठीक है। तो अलग अलग नाम है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में कई बार आता है क्वेश्चन में, आपको जानना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? ठंडियों में कहाँ पे सबसे ज्यादा? आ जाइए तमिलनाडु। अभी जब मैं बता रही थी तमिलनाडु, आपको पता है कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है। जिसकी दो शाखाएं, एक अरब शाखा होती है, एक बे ऑफ बंगाल की शाखा होती है। बे ऑफ बंगाल की शाखा सीधा, बे ऑफ बंगाल की जो शाखा है वो सीधा क्या करती है? यहाँ से आके ये सीधा निकल जाती है और सुरमा घाटी में वर्षा करती है। ये कोरोमंडल बिल्कुल ही खाली रह जाता है, यहाँ पे वर्षा नहीं होती। यहाँ पे वर्षा किससे होती है? नॉर्थ ईस्ट मानसून से। ठंडियों में उत्तर पूर्वी मानसून से कोरोमंडल पर वर्षा होती है, याद रखिएगा। वो किससे? नॉर्थ ईस्ट मानसून से। ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा होती है। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा होती है, ये होती है भौगोलिक। कैसी होती है? भौगोलिक वर्षा होती है, ठीक है। यानी पर्वतों से टकराकर, पर्वतों से टकराकर, ठीक है। इसकी बात करूं, ये जो कन्वेक्टिव लिखा हुआ संवहनी, देखिए आपको पता होगा कि वायु गर्म होकर क्या होती है? बहुत हल्की हो जाती है, और वो क्या होगी? उड़ जाती है। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी तो क्या होगी? उसका टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर ज्यादा होता जाएगा। ऐसे में क्या होता है? बादल बनते हैं, और फिर उसके बाद वो क्या करती है? बहुत ही कम समय के लिए बहुत ही हैवी रेनफॉल, मूसलाधार वर्षा उसमें होती है, ठीक है। तो होती है संवहनी। चक्रवाती क्या होता है? गर्म और ठंडी जलवायु राशियां जहाँ पे मिलेंगी वहां पे होगी। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। आंसर है ओरोग्राफिक, ठीक है। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा होती है। अगली बात है हमारी, भारत का सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर। सबसे शुष्क है जैसलमेर। मुझे पता है लेह भी दिमाग में आता होगा, लेह नहीं है, जैसलमेर है सबसे शुष्क, ठीक है। उसके बाद आता है भारत में सर्वाधिक सघन वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश। सेकंड पे आता है अरुणाचल, ठीक है। मध्य प्रदेश है और सेकंड पे कौन है? अरुणाचल। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। अरुणाचल की क्या है? ईटानगर है। और उड़ीसा की भुवनेश्वर है। जून के महीने में किस शहर में सबसे लंबा दिन होता है? कोलकाता में। सबसे लंबा दिन होता है कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पर, किस पर बेस्ड है? आपको बताया था मैंने, हुगली रिवर पर, ठीक है। उसके बाद आइए, भारतीय
बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। भारतीय मानसून को मौसमी बदलाव के कारण चिन्हित किया जाता है। मौसमी बदलाव के कारण चिन्हित किया जाता है। भूमि और समुद्र का विभेदन ताप, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। ठीक है, भूमि और समुद्र का विभेदन ताप। आपको पता है जैसे अगर मैं बोलूं ये लैंड मास है और ये क्या है? ये है वाटर बॉडीज। ठीक है, ये सी है और ये क्या है? लैंड है। आपको पता है पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, ये आप लोग समझते हो। यहाँ पे अगर मैं बोलूं जो स्थल भाग होता है वो क्या होता है? जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। नाइट में सिचुएशन क्या होता है कि यहाँ पे जो ये पानी वाला एरिया आप देख रहे हो ये क्या होगा? ठंडा होगा। जब ठंडा होगा यानी कि वाष्प ऊपर उड़ेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? लो प्रेशर जोन बनेगा कि नहीं? और यहाँ पे क्या ठंडा हो चुका है? ये क्या बनेगा? हाई प्रेशर। तो आपको पता है हवाएं किधर जाएंगी? हाई टू लो प्रेशर। ठीक है, समझ में आया? तो भारतीय मानसून को मौसमी बदलाव के कारण चिन्हित किया जाता है। भूमि और समुद्र का विभेदन ताप होता है। ठीक है, आप लोग देखना समुद्री समीर और स्थल समीर क्या होता है, एक बार जरूर खुद से देखना, समझ में आएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरला। केरला आंसर है, केरला। अगर मैं विश्व स्तर की बात करूं तो थाईलैंड है। क्या है? थाईलैंड है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा। अच्छा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आपको पता है आंध्र प्रदेश से 3 जून 2014 को अलग हो गया था कौन? तेलंगाना। और क्या बताओ, आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है उसके बारे में बात करें, कुचिपुड़ी। ठीक है, असम में क्या है? बिहू। और तमिलनाडु भरतनाट्यम। केरला इसका था कली। ठीक है, झूम खेती की महत्वपूर्ण विशेषता है यस, चेंज ऑफ कल्टीवेशन साइट, खेती स्थल का परिवर्तन कर देना। ठीक है, जंगलों को जलाते हैं फिर उसे साफ करके वहां पे खेती करते हैं, ये चेंज ऑफ कल्टीवेशन साइट आंसर है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, मिट्टी की उर्वरता में सुधार किया जा सकता है एडिंग लिविंग अर्थवॉर्म्स, जीवित केंचुओं को जोड़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? गहन खेती, इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है। ठीक है, अच्छा व्यापारिक खेती क्या होती है, व्यापक खेती क्या होती है, और वृक्षारोपण में क्या होता है, एक बार में एक ही फसल उगाया जाता है। ठीक है, ये तो ठीक है। व्यापारिक और व्यापक आप लोग देखोगे क्या है दोनों में अंतर, समझ में आया? चलो, खरीफ की फसल किस महीने में बोई जाती है? जून में। ठीक है, इसमें मूंगफली आता है, कपास आता है, धान, ये सब आता है इसमें, ज्वार, बाजरा, ये सब आता है किसमें? खरीफ की फसलों के नेम में। जून में इसकी खेती की जाती है। ठीक है, एक होता है खरीफ, एक होता है राबी, और इन दोनों के बीच का जो होता है वो होता है जायद। जायद कब उगाया जाता है? आपको बता दूं, जहाँ पे बहुत अच्छा सिंचाई का होता है वहां पे मूंग और उड़द भी उगाया जाता है। उड़द नहीं तो यहाँ पे खीरा, ककड़ी, ठीक है, ये सब की खेती की जाती है जायद में। ये होता है मार्च अप्रैल में। खरीफ होता है जून जुलाई में। और रबी की बात करूं, याद रखना ठंडियों में रबी की जरूरत, रबी मतलब सूर्य की जरूरत होती है, और रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में इसमें होता है गेहूं, टेम्परेचर कम चाहिए होता है, गेहूं, चना, सरसों, ये सब उगाया जाता है। समझ में आया? खरीफ और रबी। चलिए, तो आंसर है इसका जून। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो अभी मैंने गेहूं बताया, गेहूं तो है ही, सरसों भी है, प्याज भी है, मक्का नहीं है, मेज नहीं है। मेज के मामले में बता दूं आपको, यहाँ पे क्या नाम है, यूएसए टॉप पर है, आई थिंक, यस यूएसए। ठीक है, तो मेज क्या है? ये खरीफ की फसल है।
क्या है, खरीफ की। बाकी गेहूं, सरसों और प्याज ये क्या है, राबी की फसल है, जो कि अक्टूबर और नवंबर में इसको बोया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्यतः शुष्क कृषि द्वारा उगाई जाती है? शुष्क की बात कर रहा है, बाजरा नंबर 1 पे है, राजस्थान। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बाजरा है। मेज, मेज क्या है, ये खारिफ की फसल है। ठीक है, मूंगफली भी खारिफ है। और ये क्या है, उसे क्या बोलते हैं, व्यापारिक नकदी, नकदी फसल है, तंबाकू। ठीक है, ग्राउंड नट्स की अगर बात करूं, मूंगफली में कौन टॉप पर है, गुजरात। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है? कर्नाटका, कर्नाटका। मलबरी रेशम, मलबरी, ठीक है, कर्नाटका। और रेशम की राजधानी कांचीपुरम को बोलते हैं, कांचीपुरम को बोलते हैं। ठीक है, और कर्नाटका में कौन सा डांस है, यक्षगान। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, असम में बिहू। ठीक है, चलिए, और बिहार में मधुबनी पेंटिंग्स बहुत ज्यादा फेमस, आपको पता ही है। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक फसल भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में व्याप्त है? कौन सी फसल है? तो ये है शुगर केन। निम्नलिखित में से बात किया, अगर ऐसे बोला जाता कि भारत में सबसे लार्जेस्ट एरिया कौन सा है, तो आप लोग बोलते राइस। और राइस में टॉप पर कौन है, वेस्ट बंगाल। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। वर्ल्ड वाइड बात करें तो फर्स्ट पर है चाइना, फर्स्ट पर है चाइना। याद रखिएगा, मूंगफली में कौन है टॉप पर, कौन है, गुजरात। यस, ठीक है, चलिए, उसके बाद है भारत में मोती मछली पकड़ने का सुविकसित कहाँ है? मोती मछली, तो ये रामेश्वरम में तट के पास, रामेश्वरम में तट के पास मोती मछली पकड़ना। ठीक है, वेयर इज पॉल फिशिंग वेल डेवलप्ड इन इंडिया? रामेश्वरम के तट के पास। अगला क्वेश्चन है, अल्फांसो आम का घर है रत्नागिरी, रत्नागिरी इंपॉर्टेंट है। ये विजयवाड़ा नाम क्या है, आपको बताया था मैंने, कृष्णा रिवर यहाँ पे अपना क्या बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा गेहूं की खेती नहीं करता है? गेहूं की खेती कौन नहीं करेगा? गेहूं की खेती के लिए भैया एक हद तक तापमान गिरना चाहिए, तो ये तमिलनाडु नहीं करेगा, तमिलनाडु नहीं करेगा गेहूं की खेती। ठीक है, और गेहूं की खेती में टॉप पर कौन है? उत्तर प्रदेश। सेकंड पर है पंजाब। ठीक है, याद रखिएगा। जायद के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से सिंचित क्षेत्रों में? तो अभी मैंने बोला था जहां पे सिंचाई का ठीक ठाक व्यवस्था होता है वहां पे मूंग और उड़द, और वैसे क्या करते हैं, मार्च और अप्रैल में ये बोई जाती है फसल जायद, और यहाँ पे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब। ठीक है, चलिए, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? नकदी फसल है रबर। ठीक है, रबर में टॉप कौन है? केरला। कौन है? केरला। चावल में कौन है? वेस्ट बंगाल। बाजरा में कौन है? राजस्थान। गेहूं में कौन है? उत्तर प्रदेश। ऐसे याद कर लीजिए। किस राज्य में सबसे अधिक चीनी की मिलें हैं? आ जाइए, उत्तर प्रदेश। अगर यूपी नहीं होता तो कौन होता है यहाँ पे? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, कौन सा शिपयार्ड बार्ज, कोस्टर और ड्रेजर्स के निर्माण के लिए जाना जाता है? कौन सा शिपयार्ड बार्ज, कोस्टर और ड्रेजर्स के निर्माण के लिए जाना जाता है? सॉरी, निर्माण के लिए जाना जाता है, तो ये है गार्डन रीच शिपयार्ड। है कहाँ पे ये? कोलकाता, कोलकाता में है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रिच इन मिनरल्स एंड पावर फ्यूल्स। ठीक है, खनिजों और बिजली ईंधन में समृद्ध।
उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? आ जाओ। तारापुर 1969, कलपपुर 1970, नरोरा 1991। नरोरा 1991। मैम बता दो कहाँ कहाँ है, बता देती हूँ। ये आ जाइए तमिलनाडु, तारापुर आ जाइए महाराष्ट्र, और नरोरा आ जाइए यूपी के बुलंदशहर में। इंपॉर्टेंट है सारे ही, ध्यान रखिए। अभी कितने हैं? 22 ऑपरेटिंग है। 10 अगस्त 1948 को स्थापना हुई थी। और इसके परमाणु ऊर्जा के कौन है जनक? कौन है? होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? लिग्नाइट कोयले का कौन उत्पादक है भैया? तमिलनाडु। ठीक है, कौन है? तमिलनाडु। चलिए उसके बाद आता है तपोवन और विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। Where are Tapovan and Vishnugarh hydroelectric projects located? तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। धौली गंगा रिवर पर है। 540, आई थिंक 540, आप लोग करेक्ट करिएगा, बट 500 प्लस में ही है। 540 मेगावाट का इसका वो है जो मुझे याद आ रहा है। और सबसे बड़ा भारत का है 1500 का नाथपा झांकड़ी। 1500 मेगावाट की क्षमता है नाथपा झांकड़ी। और क्या बताऊं, भारत की क्षमता क्या है? वो तो परमाणु ऊर्जा ही छोड़ दीजिए। चलिए, तो उत्तराखंड में धौली गंगा जो रिवर वहां पर है, क्या नाम है इसका? तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? आ जाइए, शरावती रिवर पर है। शरावती रिवर कर्नाटका। ठीक है, गोदावरी रिवर आपको पता है त्र्यंबक से निकलती है, कावेरी ब्रह्मगिरी से, और कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से। फिर आता है चट्टानों की विंधन प्रणाली किसके उत्पादन के महत्वपूर्ण निर्माण करती है? तो ये है कीमती पत्थर और निर्माण सामग्री। ठीक है, कीमती पत्थर और निर्माण सामग्री। अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार के जो आप देख पा रहे हो, जो मध्य प्रदेश में आपने पन्ना की खानें देखी होंगी, और गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए और क्या है? अच्छा, आप लोग मुझे बताओगे विश्व में तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आप लोग मुझे बताओगे। यूरेनियम की अगर मैं बात करूं तो यूरेनियम में है टॉप पर है कजाकिस्तान। ठीक है, अब्रक की बात करूं आंध्रा फर्स्ट पर है। ठीक है, आयरन ओर की अगर मैं बात करूं और मैग्नीज उड़ीसा, और बॉक्साइट की अगर बात करूं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। अच्छा, भारत में तांबे की बात करूं तो एमपी है। ठीक है, एमपी। चलिए, जैतापुर में निम्नलिखित में से कौन सा बिजली संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? जैतापुरा में तो न्यूक्लियर बेस्ड है या कोल बेस्ड है या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक? तो ये है न्यूक्लियर बेस्ड, याद रखिएगा। क्या है? न्यूक्लियर बेस्ड। अच्छा, गैस आधारित कौन सा? रामगढ़। पहला है रामगढ़, राजस्थान का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, गैस आधारित रामगढ़ राजस्थान का। तो जैतापुरा में कौन सा बिजली संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? परमाणु आधारित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत से बिजली उत्पन्न की जाती है? कहां पे की जाती है? मैक्टूर। ठीक है, इंपॉर्टेंट, मैक्टूर। ये तीनों कहां पर है? ये तीनों तमिलनाडु में है। नेवेली, एन्नौर और तुतीकोरिन। ठीक है, चलिए जलाशय गोविंद सागर पंजाब में किस नदी पर है? तो आ जाइए, गोविंद सागर है सतलज पर, और गोविंद सागर ये सिखों के जो 10वें गुरु थे उन्हीं के नाम पर है।
सतलज किसकी सहायक है? सिंधु की है। और ये सिंधु से कहाँ मिलती है? मिठानकोट में मिलती है, पाकिस्तान में जाके। और ये सिंधु की और सहायक नदियों का झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। ब्यास तो सीधा नहीं जाती है, ब्यास कपूरथला में पंजाब के इससे मिल जाती है। बाकी जो नदियां हैं वो उनका जल लेती है, आप मतलब सम्मिलित करती है और जाके कहाँ पे मिलती है? मिठानकोट में इससे मिलती है, सिंधु से। ठीक है। सतलज निकलती कहाँ है? राकसताल से निकलती है। सोन रिवर की बात करूं, अमरकंटक से निकलती है, पटना में गंगा से मिलती है। रिहंद की बात करूं, सोन की सहायक है, आपको पता है रिहंद बांध बंधा हुआ है। और नर्मदा की अगर बात करूं, ये भी अमरकंटका से निकलती है। और ये जो नर्मदा है ये पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है। राणा प्रताप सागर संयंत्र राजस्थान का संबंध है, किससे संबंध है? ये परमाणु शक्ति, सौर ऊर्जा, किससे संबंध है इसका? राणा सागर का, राणा प्रताप सागर संयंत्र राजस्थान का। तो यह है परमाणु शक्ति, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर। ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सिंचाई और सौर ऊर्जा, बाकी तीन है। इसमें आंसर है न्यूक्लियर पावर, परमाणु शक्ति जिसे हम बोलेंगे। राणा प्रताप सागर संयंत्र राजस्थान का संबंध है। कौन सा राज्य ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान। और ऐसे हम विश्व लेवल पे देखें तो है ऑस्ट्रेलिया टॉप पर। ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार पाया जाता है। कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? झारखंड। झारखंड कोयला भंडार कहाँ पाया जाएगा? झारखंड या फिर उड़ीसा? आंसर इज झारखंड। ठीक है। अंकलेश्वर और नवगांव दो तेल क्षेत्र हैं। नाम से ही अंकलेश्वर का नाम आ जाए तो अपने आप ही चीजें क्लियर हो गई। गुजरात। ठीक है। और असम में कौन सा है? डिगबोई पहला था। ठीक है। चलिए, विश्व में कोयला उत्पादन में भारत का स्थान 2021 सूचकांक, 2021 के सूचकांक के अनुसार कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? दूसरा। ठीक है। कोयला उत्पादन में पहला कौन होगा? पहला कौन होगा? चाइना। भारत को कितने पिन कोड जोन में बांटा गया है? 9 पिन कोड में बांटा गया है। ठीक है। चलिए, उसके बाद पहला अंक क्या करता है? भारत को बताएगा। और पहले स्टार्टिंग के 3 अंक क्या बताते हैं? जिले को। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेल मार्गों में सबसे कम विकसित है? मणिपुर। मणिपुर सबसे कम विकसित है। समझ में आया? मणिपुर की राजधानी है इंफॉल। पिन कोड के अंतिम 3 अंक दर्शाते हैं छटाई जिला, सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। नल सरोवर कहां पर है? गुजरात में। ठीक है। गुजरात में है। मैंने जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व वगैरह जो वीडियो करवाया था, एक बार जरूर देखना, आप लोग को बहुत मजा आएगा पढ़ के, बहुत डिटेल में है। ठीक है। यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि मैं सारा बताऊं। शक संवत का प्रथम मास है चैत्र। आपको पता है 78 ईस्वी में कनिष्का द्वारा स्टार्ट। ठीक है। चलिए, कनिष्का। तो ये हो गया चैत्र। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा सबसे लंबा है? NH2। यहाँ पे वैसे होना चाहिए था NH44, लेकिन इसने बोला इनमें से, तो इनमें से है NH2, जिसको वर्तमान में हम बोलते हैं NH19 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? टॉप स्लिप के भी नाम से जाना जाता है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, इसको जाना जाता है। ठीक है। सिमलीपाल उड़ीसा, पेरियार केरला, मंजीरा कहाँ पे है? आप लोग मुझे बताओगे। पढ़ा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, जरूर वो वीडियो देखना। समझ में आया? और मंजीरा, मंजीरा जो ये शब्द है मंजीरा, ये मंजीरा रिवर भी है, आपको पता है। और उसकी क्या नाम है? गोदावरी की सबसे लंबी सहायक रिवर भी है ये मंजीरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में स्थित है? बस्तर क्षेत्र में स्थित है।
बांधवगढ़ की अगर हम बात करें तो बांधव कहां पर है? एमपी। ठीक है। राजाजी उत्तराखंड। दांडेली कहां पे है? दांडेली है कर्नाटका। तो इंद्रावती, आंसर इज इंद्रावती। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, मैंने आपसे पूछा ना मंजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, आप जरूर बताओगे कौन से कहाँ पे है, बट इससे पहले एक चीज और बता दूं, मंजीरा को परम्बिकुलम भी नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में भारतीय रेल नेटवर्क का स्थान है? विश्व में भारतीय रेल नेटवर्क का स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 69। तो आंसर इज 4। ठीक है। आप लोग बताओ मुझे, बार बार बोलते हो कि मैम इतना होमवर्क देती है, बिल्कुल दूंगी होमवर्क, जानना भी चाहिए आप लोग को, फर्स्ट एंड सेकंड में कौन है? ठीक है, बताओगे? चलो, अगला है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 नेशनल हाईवे 2 पर स्थित नहीं है? औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया या पटना? सासाराम नहीं है, सासाराम नहीं है। आपको बता दूं सासाराम के बारे में थोड़ा सा, क्या नाम है, जो शेरशाह सूरी नाम सुना होगा, इनका बचपन का नाम था फरीद, है ना? 40 से 45 ये रहे, और ग्रैंड ट्रंक रोड का भी नाम सुना होगा आपने। तो सासाराम में इनका मकबरा है शेरशाह सूरी का। ठीक है। शेर खान नाम से भी ये जाने जाते हैं, बचपन का नाम फरीद था। ठीक है। तो औरंगाबाद, मोहनिया, पटना, अररिया ये सब से जाती है, बट इसमें सासाराम जो है ऑप्शन यहाँ से ये नहीं गुजरता है। ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड आ जाइए, अगला क्वेश्चन आ भी गया। कोलकाता और दिल्ली, कोलकाता और दिल्ली, ये शेरशाह सूरी क्या करना चाहते थे? दक्षिण को उत्तर से जोड़ना चाहते थे। ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड और कोलकाता एंड दिल्ली, ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। 16वीं शताब्दी की बात है जब ये बना था। ठीक है। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा औसत समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित है? ठीक है। Among the following cities, which one is at the highest altitude above mean sea level? तो कौन है? बैंगलोर, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर। तो ये है बैंगलोर। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है? जामनगर, ये एक ऐतिहासिक शहर है, ऐतिहासिक शहर है। ओखा, पोरबंदर ये सब क्या है? पोर्ट है, बाकी जामनगर नहीं है। ठीक है, आंसर इज ए। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारादीप बंदरगाह से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु है? पारादीप की बात कर रहा है। ठीक है। आयरन ओर, लौह अयस्क। ठीक है। चाय में कौन टॉप पर है बताइए? असम। अच्छा, जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग टी को ना सबसे पहले। चावल की बात करें वेस्ट बंगाल, फिर कौन आता है? यूपी, है ना? फिश में कौन है? फिश में कौन है? आप लोग बताओगे मुझे, शायद आंध्रा, लेकिन नहीं, मुझे नहीं पता, आप लोग बताओगे। ठीक है। अलवाय, कोयना और कोरबा में जो स्थान है, अलवाय, कोयना और कोरबा में जो स्थान है, क्या है ये? एल्युमिनियम उद्योग। ठीक है। क्या है? एल्युमिनियम उद्योग। ऑयल रिफाइनरीज की बात करो, फर्स्ट कौन थी? डिगबोई, असम, है ना? चलिए, उसके बाद आ जाइए, खासी एंड गारो ट्राइब्स मेनली लिव इन, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से निवास करती हैं। तो ये करती है मेघालय में, आपको पता ही है, पहाड़ियों का भी नाम है गारो, खासी, जयंतिया, जे भी बोलते हैं हम इसे। ठीक है। और जनजातियों के नाम पर ही है, तो ये कहाँ पर है? मेघालय में। ठीक है। केरल में कौन है? चेंचू, है कि नहीं? और तमिलनाडु में है टोडा, और भी नाम देख लीजिएगा। एंड मेघालय आपको पता है। उदयपुर की ज्वार खदानें प्रसिद्ध हैं, उदयपुर की ज्वार खदानें प्रसिद्ध है।
जस्ता के लिए और लेड के लिए भी, ठीक है। शीशा जस्ता के लिए ये फेमस है, और मकराना के लिए संगमरमर आप जानते हो, ठीक है, कायांतरित चट्टानों से बनता है, ठीक है। आप लोग मुझे बताओगे ग्रेनाइट एंड बॉक्साइट के बारे में। ग्रेनाइट और बॉक्साइट, बॉक्साइट के प्रोडक्शन में और रिजर्व में कौन टॉप पर है, आप लोग मुझे बताओगे। और ग्रेनाइट कौन सी चट्टानें होती है, भी मुझे बताओगे। इग्निशियस होती हैं, मेटामॉर्फिक होती है, आप लोग मुझे बताओगे ग्रेनाइट के बारे में। समझ में आया, ये क्वेश्चन है। चलिए, संगमरमर क्या होती है, कायांतरित चट्टानें होती हैं, ठीक है। क्या, ओके। निम्नलिखित में से किस राज्य में तीस्ता ऊर्जा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है। तीस्ता की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा नाम से भी आप लोग किया करिए। तीस्ता किसकी सहायक है, ब्रह्मपुत्रा की, ब्रह्मपुत्रा जिसको हम सांको भी बोलते हैं। कहां से निकलती है, मानसरोवर से, और अरुणाचल प्रदेश से तीखा मोड़, यू टर्न। जो बालों में पिन लगाते हैं, ये बोला जाता है, ये क्वेश्चन भी है कि बालों में जो जूड़े का पिन होता है ना, कुछ इस टाइप का होता है, यू ऐसा, तो इस आकार का मोड़ लेती है, ठीक है। और दिहंग और लोहित नदियां इससे आके मिलती हैं। तो ये जो तीस्ता रिवर है, तीस्ता ऊर्जा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो कहाँ की बात करेगा ये, सिक्किम, आंध्र, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, तो ये हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में कौन है, कंचनजंगा आपको पता है ना। कंचनजंगा भारत में स्थित हाईएस्ट है, और भारत की अगर बात करें तो माउंट केटू है, जो कि काराकोरम पर है, 8611। समझ में आया। चलिए, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। रोसा पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। रोसा पावर प्लांट बताइए कहां पर है, रोसा उत्तर प्रदेश में, इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे वैग के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। रेलवे वैग के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, तो आंसर है आसनसोल यानी बंगाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है। सबसे महत्वपूर्ण सोर्स क्या है, कोयला, ठीक है, कोयला सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है। चलिए, What is the best source of pure cellulose? शुद्ध सेल्यूलोज का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, क्या हो सकता है, सबसे अच्छा कॉटन फाइबर, कपास, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, कपास कौन सी फसल है, खारिफ या राबी, खारिफ, ठीक है। जूट में कौन टॉप पर है बताएंगे कोई, जूट में पश्चिम बंगाल है, राइस में भी पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और कॉटन में कौन है, गुजरात। भारत के किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, अन्न भंडार कहा जाता है, ग्रेनरी ऑफ इंडिया, कौन है भाई, पंजाब, ठीक है। चलिए, सोयाबीन में भरपूर होता है प्रोटीन, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है भाई सोयाबीन में। विटामिन ए की बात करें तो आपको पता है इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी जब होती है तो ये कैप्सूल दिया जाता है, विटामिन ए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नया जैव उर्वरक है, कौन सा नया जैव उर्वरक है, नील हरित शैवाल, ग्रीन ब्लू एल्गीज, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, केरला, ठीक है। काली मिर्च आपने सुना होगा, काली मिर्च में भी टॉप पर है ये, ठीक है। कर्नाटका कॉफी में है, एंड किसमें, कॉफी एंड रेशम, ठीक है। तमिलनाडु और आंध्रा किसमें टॉप पर है, प्लीज बताइएगा आप लोग मुझे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, कुल्लू है, कुल्लू मनाली का नाम आते ही हम लोग कहते हैं, शिमला भी है ना, क्योंकि शिमला तो राजधानी है भैया,
शिमला और कौन सा है? धर्मशाला। ये समर है और ये विंटर है। मनाली भी है, कुल्लू मनाली हम लोग साथ में ही बोलते हैं। नैनीताल कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और आपको बता दो जितने भी ताल आएंगे ना, एक्सेप्शन हो तो अलग बात है, लेकिन जितने भी ताल आएंगे आप लोग पहुंच जाना उत्तराखंड। चलिए, अरावली रेंज की अनुमानित आयु है 670 मिलियन वर्ष। ठीक है। और अरावली की बात करूं, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली यहाँ तक फैला हुआ है। और क्या बताऊं, हाईएस्ट कौन सा है? गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू, और 1722 है उसका। ठीक है। हिमालय की आकृति कैसी है? जैसी NR, चाप जैसी है। कैसी है? चाप जैसी। ये जो है ना, इधर ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट की तरफ चाप जैसी है। उसके बाद एक्सक्यूज मी, चलिए, भारत में वृक्षारोपण के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र, वृक्षारोपण, प्लांटेशन, सबसे बड़ा क्षेत्र है असम। असम की राजधानी है दिसपुर। डांस की बात करें, बिहू तमिलनाडु, चेन्नई है और इसलिए भरतनाट्यम। कर्नाटक की बेंगलुरु है। नृत्य है यक्षगान, केरला मोहिनी अट्टम एंड कथकली, और क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है। जूट का रेशा जूट के किस भाग से प्राप्त होता है? स्टेम, तना। ठीक है। जूट के लिए क्या चाहिए होता है? टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है। और रेन भी चाहिए होता है। कहाँ पे टॉप कौन है इसके प्रोडक्शन में? टॉप पे वेस्ट बंगाल। ठीक है। उसके बाद आ जाइए, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है। लेटेराइट मिट्टी बताया। लेटेराइट मिट्टी क्या होता है? सिलिका का निक्षालन हो जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है, वहां पे होता है ये मिट्टी, लेटेराइट। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्मियों में सबसे पहले मानसून किस क्षेत्र में आता है? आइए, पश्चिमी घाट में आएगा। और कहाँ आएगा? क्योंकि भैया अगर आप लोग ये देख पा रहे हो, ये रहा हमारा केरला में ही तो आता है सबसे पहले, पश्चिमी घाट पे ही तो है कि नहीं? यहाँ पे आता है पश्चिमी घाट में केरला 1 जून, और उसी से टकरा कर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक हो जाता है अरेबियन शाखा और एक हो जाता है बे ऑफ बंगाल की, बॉब की शाखा। ठीक है। चलिए, अब क्या है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अभी मैंने पहले ही बताया था। आइए यहां से उठाते हैं। ठीक है। रुकिए, यहाँ पे ज्यादा ये तामझाम करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे जिस सीखना है हमें। तो हम उठाते हैं कहाँ से? गुजरात। ये रहा गुजरात, ये रहा राजस्थान, ये रहा मध्य प्रदेश, ये रहा छत्तीसगढ़, ये रहा झारखंड, ये रहा वेस्ट बंगाल, ये रहा त्रिपुरा, ये रहा मिजोरम। ठीक है। तो इसमें से कहीं भी हमने मणिपुर का नाम लिया? नहीं लिया। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। मणिपुर नहीं है। 8 राज्यों से गुजरती है। और हमारे भारत में जो इक्वेटर काम करती है अर्थ के लिए, वो काम यहाँ पे इंडिया में कौन कर रहा है? कर्क रेखा कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर रही है, उत्तर और दक्षिण में भारत को बांट देती है। ठीक है। समझ में आया? फुट एंड माउथ डिजीज इज कॉमन एमंग, खुरपका मुंहपका रोग इनमें आम है। किसमें? बताइए। मवेशी, बकरी, भेड़ और अन्य खुर वाले जानवर। ठीक है। कैटल, गोट, शिप एंड अदर हूव्ड एनिमल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में डिटेल में जरूर पढ़िएगा, मैं आपसे बोल रही हूँ।
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किससे होता है, वायरस से होता है, कैसे होता है, आप लोग जरूर उसका नाम भी देखिएगा, ठीक है। उसके बाद है रॉयल सीमा निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का क्षेत्र है। रॉयल सीमा, आ जाओ, आंध्र प्रदेश। आप लोग बताओगे कोंकण, आप लोग बताओगे मुझे मालाबार, आप लोग मुझे बताओगे कहां से कहां तक है ये, किसको बोला जाता है, किस किस एरिया को कोंकण, कहां से कहां तक को मालाबार और कहां से कहां तक को कोरोमंडल, ठीक है। जरूर देखोगे आप लोग। अभी इसका आंसर रॉयल सीमा वाला आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलो, कोंकण निम्नलिखित में से किस राज्य का एक क्षेत्र है। कोंकण है कर्नाटक, नहीं, महाराष्ट्र, ठीक है, नॉट कर्नाटका। कोंकण किस राज्य का एक क्षेत्र है, महाराष्ट्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद है लूनी नदी का जल है। लूनी नदी का जल कैसा है, नमकीन, नो, ऊपरी पहुंच में ताजा है, निचली पहुंच में नमकीन है। आपको बता दूं जो लूनी रिवर है ये किसी समुद्र तक ना जाके कक्ष के रंग में विलीन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, राजस्थान में कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, माही रिवर, और किधर जाती है, पश्चिम की तरफ जाती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मोबाइल अपतटीय ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है। सागर सम्राट, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंडियाज फर्स्ट मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म, कौन सा है, सागर सम्राट, ठीक है। उसके बाद है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ मोनेजाइट विद हाई थोरियम कंटेंट। भारत के किस राज्य में उच्च थोरियम सामग्री के साथ मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार है, कौन सा है, तो ये हो गया केरला, ठीक है। आंसर इज केरला। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की बेंगलुरु एंड गुजरात गांधीनगर। तो ये हमारे थे 100 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसमें मैंने और भी एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों को दी है। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं वो जरूर बताइएगा, खुद से भी प्रैक्टिस करिए और डेली कुछ नया सीखिए, ठीक है। अपनी नॉलेज में प्लस ही करिए, माइनस ना हो पाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए ताकि हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच।